बहुत सारे कन्फ्यूजन पैदा हो रहे हैं आम लोगों के बीच में। आखिर युद्ध किया क्यों? अमेरिका अपनी गिरती साख और गिरती इकोनॉमी के लिए चिंतित है। अमेरिका चाहता है कि तेल जब तक रहे, हम तेल के मामले में हम सुप्रीम रहे। न्यूक्लियर टेस्ट कर रहे थे, हम नहीं चाहते कि ईरान एक न्यूक्लियर इक्विप्ड नेशन बने। सवाल ये है न्यूक्लियर पावर होने का। तो आपुष्ट खबरें आ रही हैं, ईरान हो या न हो, वो सिर्फ एक विशुद्ध व्यापारी हैं जो हर चीज़ को एक डील के हिसाब से, सौदे के हिसाब से देखते हैं। या फिर ये तेल की लड़ाई है, या फिर इसमें धार्मिक एंगल भी जोड़ा जा रहा है, नोबेल पीस प्राइज भी चाहिए। 1 फरवरी को ही आए पावर में, 10 दिन में इन्होंने क्या ऐसा करिश्मा कर दिया। 28 फरवरी में उन्होंने कहा कि ईरान न्यूक्लियर पावर बना रहा है। मई में उन्होंने कहा, पिछले मई में, कि हमने ईरान को इतना कमज़ोर कर दिया है कि 10 साल तक वो सर नहीं उठा सकेगा। एक आंख के बदले एक आंख का परिणाम ये होगा कि सारी दुनिया अंधी हो जाएगी। इस वक्त जिस तरह से वेस्ट एशिया में हालात बने हुए हैं, उसने पूरे विश्व को टेंशन दे रखी है। भारत में भी कई तरीके से चर्चाएं हो रही हैं कि वेस्ट एशिया में जो टेंशन है उसके लिए भारत को किस प्रकार से तैयार रहने की ज़रूरत है। इसी पर हम बात करेंगे प्रोफेसर त्रिपाठी जी से। जेके त्रिपाठी जी हैं। सबसे पहले सर, आपका पांचजन्य पर स्वागत है। धन्यवाद। वेस्ट एशिया में आपने समय बिताया है, एम्बेसडर के रूप में काम भी किया है। जो कुछ भी अभी वहाँ के हालात हैं, और जो उन हालातों ने विश्व को भी कहीं ना कहीं टेंशन दे रखी है। हर कोई यही चाहता है कि युद्ध समाप्त होना चाहिए, ताकि जीवन यापन हर देश का सामान्य रूप से चले। पर हालात कुछ ऐसे नज़र नहीं आ रहे हैं। हाँ, देखिए, आप बिल्कुल सही करें। पश्चिमी एशिया में जिस तरह के हालात बने हुए हैं, जिस तरह से तनाव बना हुआ है, जिस तरह से समस्याएं बढ़ रही हैं, उसको ये देख के लगता है कि ये बहुत जल्दी ख़त्म नहीं होगा। और बहुत जल्दी ख़त्म नहीं होगा तो चूँकि पश्चिमी एशिया से दुनिया का 80% एनर्जी, ऊर्जा का आवागमन होता है, इसलिए इससे सारी दुनिया प्रभावित होगी। कमोबेश वैसे ही, जैसे एक स्थिर तालाब में आप एक कंकड़ मारते हैं, तो जहाँ कंकड़ मारते हैं उसके आसपास तो लहरें उठती हैं, लेकिन अंत तक भी, उसके किनारों तक भी थोड़ा सा प्रभाव पड़ता है, हलचल मच जाती, तो वही होगी। लेकिन अब इसमें सबसे बड़ी बात ये, आवश्यकता ये है कि इसको ख़त्म कैसे किया जाए। अगर सब देश अपनी ही बातों पर अड़े रहेंगे और थोड़ा सा अभी झुकने का प्रयास नहीं करेंगे या दिखाएंगे नहीं कि झुक सकते हैं, तो फिर वही होगा कि एक आंख के बदले एक आंख का परिणाम ये होगा कि सारी दुनिया अंधी हो जाएगी। ट्रंप को आप कैसे राजनेता के तौर पर देखते हैं? क्योंकि बयानबाजी अक्सर उनकी आती है, उनको नोबेल पीस प्राइज़ भी चाहिए। फिर बीच में वो मध्यस्थता की भी बात कर देते हैं, जैसा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने देखा। हाल फिलहाल में फिर वो बार-बार कह रहे हैं कि ईरान चाहता है कि सब सॉल्व हो जाए, सीज़ फायर लग जाए, फिर अगले दिन पलट जाते हैं। किस तरीके के राजनेता आप देखते हैं? देखिए, मैं मूलतः उनको राजनेता मानता ही नहीं। न वो राजनेता है, न कूटनीतिज्ञ हैं। उनको कोई अनुभव राजनीति का नहीं रहा है। वो सिर्फ एक विशुद्ध व्यापारी हैं जो हर चीज़ को एक डील के हिसाब से, एक सौदे के हिसाब से देखते हैं। और वो अहंकारी हैं, आत्ममुग्ध हैं, इसलिए और ज़िद्दी हैं। इसलिए वो नहीं चाहते कि कोई उनके खिलाफ जाए, और जो उसके खिलाफ जाता है उसको वो गालियाँ देने लगते हैं। बाद में कहते हैं कि आप हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, बड़े महान हैं, और वो अपना हमेशा गोल पोस्ट बदलते रहें। जिस आदमी ने शुरुआत में अपने अपने सेकेंड टर्म से पहले ही कहा कि मैं अगर आया तो 24 घंटे में रूस यूक्रेन का युद्ध ख़त्म करा दूंगा, 24 घंटे के बजाय अब 14 महीने होने को आए हैं, ये देखा। उन्होंने भारत के बारे में भी कहा कि मैंने भारत पाकिस्तान के बीच में समझौता करा है। लेकिन भारत ने ही नहीं, यहाँ तक कि इशाक डार ने, जो कि उनके विदेश मंत्री हैं और उप प्रधानमंत्री हैं पाकिस्तान ने, उन्होंने भी स्वीकारा कि नहीं, इसमें उन्होंने नहीं किया था, हमने बात की थी पाकिस्तान भारत से, तब समझौता हुआ। कंबोडिया थाईलैंड के बीच में भी उन्होंने कोशिश की कि उन्होंने कहा ऑस्ट्रेलिया, लेकिन कंबोडिया के प्रधानमंत्री ने कहा बिल्कुल नहीं, इसमें हम ही दोनों नेताओं ने किया। और मुझे ताजुब ये होता है कि ऐसे व्यक्ति के सलाहकार, मान लिया कोई व्यक्ति ने उस पे अनजान हो, इतने ऊंचे पद पे पहुंच के, उसके सलाहकारों को तो कुछ पता होना चाहिए। अब उन्होंने कहा मुझे नोबेल प्राइज़ मिलना चाहिए। किसी ने नहीं उनको बताया, उनके सलाहकारों ने, कि नोबेल कमेटी का नियम ये है कि जिस साल का नोबेल प्राइज़ दिया जाए, उस साल से पहले, उस साल के 30 जनवरी से पहले
जो काम हो उस पे दिया जाए। मतलब 2025 का जो नोबेल प्राइज़ दिया जाना था, वो 31 जनवरी 2025 से पहले किए गए काम के अनुसार के आधार पर होता। ये तो 1 फरवरी को ही आए पावर में। 10 दिन में इन्होंने क्या ऐसा करिश्मा कर दिया? लेकिन न तो उनके किसी सलाहकार ने कहा, और मुझे ताज्जुब है कि पाकिस्तान में भी पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन पाकिस्तान की सरकार ने कहा हाँ जी, नोबेल प्राइज़ के लिए हम मनोनीत करते हैं। वो प्राइमा फेसी शुरुआत से ही वो इस चीज़ के लिए एलिजिबल थे ही नहीं, लेकिन लोगों ने कह दिया। फिर उन्होंने नॉर्वे की नोबेल प्राइज़ पीस कमेटी को दोष दिया। तो ऐसे व्यक्ति जो कहते हैं, मई में उन्होंने कहा, पिछले मई में, कि हमने ईरान को इतना कमज़ोर कर दिया है कि 10 साल तक वो सर नहीं उठा सकेगा। फिर अब फरवरी में कह रहे हैं, 28 फरवरी में उन्होंने कहा कि ईरान न्यूक्लियर पावर बना रहा है। तो आप कब सही बोल रहे हैं? पहले आप सत्य कह रहे थे, पहले आप झूठ बोल रहे थे, आप झूठ बोल रहे जी हैं। सर, यहाँ पे एक सवाल है क्योंकि बहुत सारे कन्फ्यूजन पैदा हो रहे हैं आम लोगों के बीच में। आखिर युद्ध किया क्यों? एक तरफ बोला जा रहा है कि क्योंकि वो न्यूक्लियर टेस्ट कर रहे थे, हम नहीं चाहते कि ईरान एक न्यूक्लियर इक्विप्ड नेशन बने, या फिर ये तेल की लड़ाई है, या फिर इसमें धार्मिक एंगल भी जोड़ा जा रहा है कि जिस तरीके की वहाँ की रिजीम में जैसे बुर्का और इन सब चीज़ों को लेकर महिलाओं पे जो भी नियम कानून और ये सारी चीज़ें भी निकल के आ रही हैं। आपको क्या लगता है बतौर कि असली कारण क्या है? और इसमें इज़राइल जो साथ दे रहा है अमेरिका का, उसका रोल? देखिए, जहाँ तक सवाल ये है न्यूक्लियर पावर होने का, तो आपुष्ट खबरें आ रही हैं कि ईरान ही नहीं, ईरान हो या ना हो, सऊदी अरब हो चुका है। और पाकिस्तान तो जगजाहिर है न्यूक्लियर पावर है, और पाकिस्तान बात-बात पे भारत को धमकी देता है कि हमारे पास पाव भर के न्यूक्लियर बम है, 1.5 किलो के हैं, हम बम गिरा देंगे। तो कौन कौन न्यूक्लियर पावर होने की धमकी कौन दे रहा? पाकिस्तान दे रहा। उस पे आप कुछ नहीं कर रहे हैं। साउथ कोरिया पे आप कुछ नहीं कर रहे हैं, जा कर के आप मिला रहे हैं। और दूसरी बात अब रही धार्मिक उन्माद। धार्मिक उन्माद देखिए, धार्मिक उन्माद के बेसिस पे आपने क्या किया? अफ़गानिस्तान में भी तो अब धार्मिक उन्माद है, आप क्या कर पा रहे हैं? कुछ नहीं कर पा रहे हैं। पाकिस्तान में क्या नहीं है कि ब्लास्फेमी के उल्टे-सीधे आरोप लगा के जला दिया जाता है? आपको याद होगा कुछ दिन पहले एक श्रीलंकन को जला दिया गया था। तो धार्मिक उन्माद नहीं। तीसरा सबसे मुख्य कारण जो छद्म रूप में छुपा हुआ है, जो मैं मानता हूँ, वो है तेल। क्योंकि तेल अमेरिका के पास भले ही 75 बिलियन डॉलर का 75 मिलियन टन का अमेरिका के पास है रिज़र्व, उनके शेल ऑयल भी आ रहे हैं, लेकिन उन उसके साथ ही साथ क्या है कि अमेरिका चाहता है कि तेल जब तक रहे, हम तेल के मामले में हम सुप्रीम रहें। कोई देश हमारे पूछे बिना, हमारी रजामंदी के बिना तेल का फ्री आदान-प्रदान न करे। और ईरान जो है दुनिया का वेनेजुएला दुनिया का सबसे बड़ा तेल का भंडार रखता है, 310 बिलियन बैरल का। सऊदी अरेबिया उसके बाद है। चौथे नंबर पे ईरान है। तो पहले और चौथे सऊदी अरेबिया तो उनके साथ ही है। वो चाहते हैं कि सारे हमारी बात माने और हम बदले में प्रोटेक्शन दें। उन्होंने पहले कहा कि हम वेनेजुएला को वी विल मैनेज। फिर जब उनके सलाहकारों ने समझाया तो बोले नहीं नहीं, वेनेजुएला में दूसरी सरकार चाहते हैं। रिजीम चेंज की बात उन्होंने की। रिजीम चेंज कहाँ हुआ है? ईरान में। जो उनका बेटा है मुस्तफा, वो उतना ही, वो क्या उससे ज़्यादा कट्टर निकला। तो ये चीज़ें जो हैं, ये एक तो नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात वही तेल की बात है। अमेरिका अपनी गिरती साख और गिरती इकोनॉमी के लिए चिंतित है। सारी लड़ाई तेल की है। क्या अमेरिका ने ईरान को हल्के में ले लिया था? जिस तरीके से जो रिटेलिएट कर रहा है ईरान अमेरिका पे, बैकफुट पर आता दिख रहा है क्या अमेरिका? बिल्कुल। देखिए, अमेरिका ने, इसमें कोई शक नहीं कि अंततः अमेरिका जीतेगा, क्योंकि न रूस, न चीन, न नेटो, कोई भी ईरान की मदद करने के लिए डायरेक्ट नहीं आ रहे हैं। और ईरान इकोनॉमिकली भी इतना इतना इतनी बड़ी शक्ति नहीं है कि अमेरिका के सामने टिक पाएगा ज़्यादातर। लेकिन जाते-जाते ईरान अमेरिका की प्रतिष्ठा में बट्टा लगा जाएगा, और ये अमेरिकी हेजेमोनी के, अमेरिकी दादागिरी के अंत की शुरुआत होगी। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। तो आपने सुना सर को
सारी लड़ाई तेल की है, जो न्यूक्लियर थ्योरी गढ़ी गई अमेरिका की तरफ से कि हम नहीं चाहते कि ईरान न्यूक्लियर देश बने। तेल की लड़ाई है और अब ये लड़ाई किस ओर जाती है, हालाँकि हर कोई यही चाहता है कि युद्ध अंत होना चाहिए, शांति बरकरार रहनी चाहिए। अब देखते हैं कि युद्ध किस ओर जाता है। कैमरा पर्सन प्रणय के साथ नैन्सी वाजपेयी, हिसार से 5 जनवरी के लिए।